हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपिका। आज हम लोग यूपीएससी सी से 2021 के मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं। 6 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला पार्ट 7 है जिसमें हम सीरीज ए के क्वेश्चन नंबर 63 टू 70 लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है, देयर आर 3 पॉइंट्स पी क्यू एंड आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट पी क्यू इज टू क्यू आर इज 3:5। if n is the number of possible values of pq is to pr then n is equal to। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि pq is to pr की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर हमें pq is to qr ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक चीज देखने लायक है। तो pq को हमें 3 पार्ट दिया हुआ है और qr जो है वो 5 पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि qr जो है वो pq से बड़ा है। तो यहाँ पर हमने एक ये स्ट्रेट लाइन दी है जिसपे 2 पॉइंट्स ले लिए हैं पी और क्यू। तो हमें देखना होगा कि ये आर कहाँ लाई करेगा और उसकी पोजीशन हमें इससे डिसाइड कर पाएंगे हम कि इसके अकॉर्डिंग आर कहाँ लाई करना चाहिए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्योंकि आर क्यू आर पी क्यू से बड़ा है, पी क्यू हमें 3 पार्ट दिया हुआ है, लेट्स से 3x हम मान लेते हैं, और क्यू आर हमें 5 पार्ट दिया हुआ है तो लेट्स से 5x मान लेते हैं। तो आप देखेंगे क्यू आर यहाँ पर पी क्यू से बड़ा है। तो आर इन दोनों के बीच में लाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर लाई किया तो क्यू आर पी क्यू से छोटा हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि आर इस लाइन पे पी क्यू के आउटर साइड पर ही लाई करेगा। तो आउटर साइड पर या तो क्यू वाली साइड पर लाई कर सकता है या पी वाली साइड पर लाई कर सकता है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज या हमारी आर के लिए बनेंगी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा 2। दो पॉसिबिलिटीज इस तरह से बन रही हैं। और फिर भी देख लेते हैं कि इन दोनों की वैल्यू होने क्या वाली है। तो यहाँ पर पी क्यू हमें दिया हुआ है 3 और क्यू आर हमें दिया हुआ है 5। तो हमें क्या पूछा है, पी क्यू इज टू पी आर पूछा है हमें। पी क्यू इज टू पी आर हमें पूछा हुआ है। तो पी क्यू तो 3 ही हो जाएगा यहाँ से, और पी आर की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो होगी 3 + 5 8 हो जाएगी। तो ये यहाँ पर 8 हो जाएगी। एक पॉसिबिलिटी इसकी हमारे पास ये आ जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी जो हमने यहाँ पर ली थी, तो पी क्यू तो यहाँ पर 3 ही है और क्यू आर यहाँ पर ये 5 था। तो यहाँ पर पी आर की पॉसिबिलिटी, पी आर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो पी क्यू 3 ही रहेगा और पी आर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑन अ चेस बोर्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 consecutive स्क्वायर्स बी चोजन ऑन डायगोनल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। एक चेस में कितने तरीकों से 6 consecutive स्क्वायर्स चूज किए जा सकते हैं डायगोनल्स के अलोंग। तो ये डायगोनल्स हैं चेस बोर्ड के, ये एक डायगोनल है और ये दूसरा है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 स्क्वायर्स हम ये चूज कर सकते हैं। लेकिन हम ये वाले 6 भी चूज कर सकते हैं, टू टू से लेके नेक्स्ट वाले तक के, और हम ये वाले भी स्क्वायर्स चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से एक डायगोनल के अलावा हम 3 तरह से स्क्वायर्स चूज कर पा रहे हैं। और सिमिलरली ये जो दूसरा डायगोनल है इसके अलोंग भी हम 3 तरीके से चूज कर सकते हैं। तो 3 + 3 6 इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। ओके, ये सीरीज है तो इसमें ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं यहाँ पर हमें देखना है क्या फिल करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में यही होता है कि ऑप्शंस को फिल कर करके चेक कर लें कि कौन सा एक सही सा पैटर्न बन रहा है। तो फर्स्ट वाला ए हम फिल करेंगे तो ये हो जाएगा बी ए बी ए बी ए। फिर नेक्स्ट हम फिल करेंगे तो ये होगा हमारा बी ए ए बी बी ए। फिर नेक्स्ट फिल करेंगे तो ये होगा बी बी ए ए बी बी। फिर होगा हमारा ए बी ए बी। ओके, अब हम देख लेते हैं क्या सीक्वेंस हमारे पास बन रही है। यहाँ बन रहा है बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी। यहाँ पर ये गलत हो गया। अभी तक तो हमारा चल रहा था, एक सीक्वेंस चल रही थी बी बी ए करके, लेकिन यहाँ पर ये मिस हो गई है। आगे इसमें बी बी ए बी, इसमें तो यहीं पर ही चेंज हो गया है। फिर आगे देखते हैं, इसमें बी 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 ए बी ए बी बी ए बी। तो यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर चेंज आ गया है। इसमें ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी। तो इसमें पूरी सीक्वेंस वो एक ही तरह की चल रही है। तो यहाँ पर डी इसका आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं।
इस क्वेश्चन में बोला गया है यूजिंग 22333 एज डिजिट्स इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर्स ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फॉर्म्ड। तो हमें यही डिजिट्स यूज करनी है और ये डिजिट यूज करते हुए हमें 30,000 से ग्रेटर देन कितने नंबर्स फॉर्म किए जा सकते हैं वो बताना है। तो 30,000 से ज्यादा होंगे, इसका मतलब ये 5 ही डिजिट्स हैं और ये 5 डिजिट का ही नंबर हमारे पास मिलने वाला है। तो फर्स्ट डिजिट तो हमेशा 3 ही रहेगी। तो बाकी हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है 333 एंड 22। तो एक ये 3 तो फर्स्ट नंबर पर आएगा ही, बाकी ये 33 और 22 को हमें और कंबाइन करते हुए उसके बना देने हैं। तो हम सबसे पहले 333 ही आगे लेके और फिर 22 ले लेंगे। तो इस तरह से ये दो 33 और 22 के सेट बन गए हैं। फिर हम 22 वाले सेट को आगे ले लेंगे और फिर 33 इस तरह से कर देंगे। फिर हम ऑल्टरनेटिवली 3 2 3 2 3 कर देंगे और इसी तरह से ऑल्टरनेटिवली 3 आगे लेके 2 3 2 इस तरह से कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें लेना होगा, तो हम 2 2 को आगे अलग अलग कर देंगे। तो 3 2 3 3 2 इस तरह से हो जाएगा। फिर हम 3 3 को अलग कर देंगे, तो 3 3 2 2 3 कर देंगे। तो ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर बन रहे हैं। तो इसका भी आंसर B6 हो जाएगा। ओके, आगे चल। ओके, इस क्वेश्चन में बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सम ऑफ 5 consecutive integers can be 100. The product of 3 consecutive natural numbers कैन बी इक्वल टू देयर सम। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अगर आप देखा हो तो 2022 वाला पेपर जो हुआ है सी सेट का, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया है। बस ये पूछा गया है कि कितने हो सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इस तरह का, अगर है तो कितने नंबर्स ऐसे हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 78 था सीरीज ए का। तो वो हमने डिस्कस भी किया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा 2022 में सेम क्वेश्चन किस तरह से रिपीट किया गया है यूपीएससी में। बाकी इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पर अभी देख लेते हैं किस तरह से करना है। तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। हमें बोला गया 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का सम 100 हो सकता है या नहीं। तो हम एक इक्वेशन बना लेंगे। अगर तो हम x 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लेंगे, x-2, x-1, x, x+1 एंड x+2। इस तरह से हमने क्यों लिया है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो नंबर्स हैं वो अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू बचेगी, तो कैलकुलेशन में इजी पड़ जाएगा। और दूसरा ये भी है कि अब ये सब कॉन्जिक्यूटिव हो रहे हैं क्योंकि सब में 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब इन सबको ऐड करके हमें इसको 100 के इक्वल कर देना है। तो x-2 प्लस x-1 प्लस x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 100 के इक्वल होना चाहिए ये। तो अगर यहाँ से हमारे पास x की एक नॉर्मल इंटीजर वैल्यू निकलती है, इसका मतलब ये होगा कि 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का सम 100 हो सकता है। तो यहाँ से -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 5x इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20। तो जो 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होंगे जिनका सम 100 हो सकता है वो होंगे 20-2 that is 18, 19, 20, 21 एंड 22। इन सब का जब सम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 100 उस सम आ जाएगा। तो ये 1 करेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे। तो सेकंड में बोला गया 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट उनके सम के इक्वल होना चाहिए। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से हो जाएंगे, x-1, x एंड x+1। तो इन सबका सम हम ले लेंगे, सम इनके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो x-1 इंटू एक्स एंड x+1। तो ये प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3x इसमें बचेगा। 3x इज इक्वल टू यहाँ से आएगा हमारे पास x इंटू x² -1। ये x² -1 क्यों आया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है x+a इंटू x-a इज इक्वल टू होता है x² -a²। तो ये एक फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिए, ये हमेशा काम आता है। तो इस यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है, x-1 इंटू x+1 इज x²-1। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारे पास ये ये पहले इधर ले आते हैं इसे। तो ये हो जाएगा x³ -x और ये 3x भी इधर आके माइनस में हो जाएगा, -3x इज इक्वल टू 0। तो ये होगा हमारे पास x³ -4x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x² -4 इज इक्वल टू 0। अब x² -4 को भी ये सेम फॉर्मूला लगा के हम
4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या -2 हो सकती है। लेकिन हमें यहाँ पर नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही सिर्फ नेचुरल नंबर्स में आते हैं। तो यहाँ पर 0 और -2 नहीं होगा, सिर्फ 2 ही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर सिर्फ हम 2 लेंगे। तो वैसे तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 निकल रहा है और यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 20 पर ये वैलिड हो रहा है, और यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 2 पर ये वैलिड हो रहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओके, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 मीटर इज फिल्ड कंप्लीटली विद वाटर इन हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन इट, नेग्लेक्ट थिकनेस ऑफ द वेसल। ओके, तो वेसल की थिकनेस हमें नेग्लेक्ट करनी है, और एक बताना कि ये क्यूबिकल वेसल है जिसकी साइड 1 मीटर है, तो उसमें कितने मिलीलीटर्स ऑफ वाटर फिल हो सकता है। तो एक क्यूब का जो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो वो होता है साइड साइड जो उसकी दी हुई होती है। अगर ए साइड है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, वो हो जाता है हमारे पास ए क्यूब। तो यहाँ पर वन वन मीटर दी हुई है साइड, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो वह 1 मीटर क्यूब हो जाएगी वॉल्यूम। अब 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 मिलीलीटर। तो अब हमें मीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है यहाँ पर। तो वो किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये मीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब इस 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो जब इसे करेंगे तो ये 6 टाइम्स 0 0 आ जाएगा हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे पास बन जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मिलीलीटर। तो इस सेंटीमीटर क्यूब को हम मिलीलीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डी इसका आंसर आ जाएगा, जिसमें 1 2 3 4 5 6 6 0 यहाँ पर होनी चाहिए। तो डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है there are 6 persons arranged in a row, another person has to shake hands with 3 of them so that he should not shake hands with 2 consecutive persons. In how many distinct possible combinations can handshakes take place? Okay, तो 6 persons हैं, मान लेते हैं A B C D E and F। ये 6 persons हैं जो कि एक रो में हैं, ये एक रो में ही हैं। तो अब इनको हैंडशेक करना है आपस में, लेकिन ऐसा है कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन्स के साथ हैंडशेक नहीं होना चाहिए इस तरह से। तो जो कॉन्जिक्यूटिव पर्सन्स होंगे उनके साथ हैंडशेक नहीं होना चाहिए। ऑल्टरनेट हो सकता है या 2 स्किप करके भी हो सकता है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकता है। तो अगर हम मान लें, तो यहाँ पर हम ए का कंसिडर करें तो ए सी के साथ शेक कर सकता है और फिर ई के साथ शेक कर सकता है। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी ए के हमारे पास आ जाएगी। फिर ए एक और हो सकता है, ए सी के साथ करे और फिर ए एफ के साथ करे, क्योंकि डी के साथ ए नहीं कर सकता सी के साथ करने के बाद, और ना ही बी के साथ कर सकता है। लेकिन और ई के साथ करने के बाद भी एफ के साथ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ए सी के साथ करेगा तो ये 2 स्किप करके एफ के साथ नेक्स्ट उसमें कर सकता है। और क्या हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए डी के साथ करे और फिर एफ के साथ करे। तो ये थर्ड पॉसिबिलिटी इसकी यहाँ पर हो जाएगी। तो क्या क्या हो गए, एक तो ए सी ई वाला हो जाएगा, एक ए सी एफ वाला हो जाएगा, एक ए डी एफ वाला हो जाएगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज ए की हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। अब हम अगर आगे बात करें कि आगे किस किस का हो सकता है, तो बी का देख लेते हैं। बी डी के साथ करे और फिर बी एफ के साथ करे। तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास बी डी एफ की यहाँ पर बन जाएगी। लेकिन बी सी के साथ नहीं कर सकता, और फिर बी अगर ई के साथ भी करेगा तो नेक्स्ट उसके पास कोई भी नहीं होगा हैंडशेक करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हमारे पास बनेंगी। तो यहाँ पर बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है एन अमाउंट ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो पी क्यू आर। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए गेट्स मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर। सी गेट्स मिनिमम शेयर इफ आर इज लेस देन पी प्लस क्यू। ओके, तो फर्स्ट में हमें बोला गया है
जो P है वो ग्रेटर देन है Q प्लस R के। तो P A का शेयर हो गया, Q और R B और C के शेयर हो गए। तो A का जो शेयर है वो B और C का जो कंबाइंड शेयर है उससे ज्यादा है। तो जब अगर कंबाइंड शेयर से भी ज्यादा है तो इंडिविजुअल शेयर से भी ज्यादा होगा ही। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि P इज ग्रेटर देन Q एंड P इज ग्रेटर देन R। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर होंगी, तो A के पास मैक्सिमम शेयर यहाँ पर हो जाएगा, तो 1 तो करेक्ट होगा यहाँ पर। उसके बाद अगर हम सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या बोल रहा है, C गेट्स मिनिमम इफ R इज लेस देन, तो R लेस देन है P प्लस Q के। ओके, तो R P प्लस Q के से लेस देन है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि R इज लेस देन P, ये हम नहीं कह सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि R इज लेस देन Q, क्योंकि दोनों के कंबाइंड उससे कम है, लेकिन इंडिविजुअली कम है वो हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट को हम श्योरली नहीं कह पाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ 1 ओनली करेक्ट आंसर होगा। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं इसी के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में पूछिए जो भी है, और बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।